हेलो एवरीवन। वेलकम टू यूपीएससी अखाड़ा। आज हमारे साथ संदीप कुमार है, जिन्होंने रिसेंटली एचसीएस के अंदर रैंक 26 अचीव की है और इनका ऑप्शनल था मैथमेटिक्स। संदीप, कॉन्ग्रेचुलेशंस। Thank you so much, sir, for your kind support and guidance. Hi, संदीप, everyone. Deep, I have secured rank 26th in HCS 2022. My optional was mathematics, and this was my third attempt in HCS. First mains. और फाइनली सिलेक्शन है, रैंक 26 आई है संदीप की। संदीप की बड़ी Yes, मतलब sir. हम्बल है पर्सनैलिटी। हमने इंटरव्यू के टाइम भी देखा, लगातार मेहनती स्ट्रगल किया है संदीप ने और ये मुकाम अचीव किया है। संदीप, आने वाले एक्सपीरियंस के लिए देखो, प्री काफी डाइसी था, इस बार भी डिफिकल्ट था, डिफरेंट था। तो हम प्रीलिम्स से स्टार्ट करेंगे, है ना? तो कैसे प्रीलिम्स की अप्रोच होनी चाहिए, एक बार आप उस पर थोड़ा गाइड करें बच्चों को। प्रीलिम्स में सबसे पहले हमें देखना चाहिए कि जो हमारा जो HCS का स्पेसिफिक सिलेबस, उसका एक पेज प्रिंट आउट ले लें और जहां भी आप पढ़ाई करते हैं वहां पे उसको सबसे पहले चिपका दें। और 2 पेज ले लें, सी सेट का सिलेबस निकाल लें और एक प्रीलिम्स का सिलेबस निकाल लें। दोनों पेज आप जहां भी पढ़ते हैं और टेबल के दीवार के सामने चिपका लें। सबसे पहले काम यही करें। रोज उसको एक बार देखें कि आप ट्रैक पे चल रहे हैं कि नहीं चल रहे हैं। फिर उसके बाद टॉपिक वाइज, जो भी सब्जेक्ट वाइज हमारे जो बुक्स हैं, सबसे पहले आप अपना 1 महीना मिनिमम आप अपना फाउंडेशन बना लीजिए। अगर आप फ्रेश तैयारी शुरू कर रहे हैं तो फ्रेश तैयारी शुरू करें तो आप 1 महीने में अगर आप जो मेजर मेजर एनसीईआरटी बुक है जो इस एग्जाम के लिए चाहिए, वो आप खत्म कर सकते हैं। ज्यादा अगर आप थोड़ा और डिटेल में सारी एनसीईआरटी पढ़ेंगे तो 20 दिन ज्यादा और लग सकते हैं, लेकिन आप फ्रेशली एनसीईआरटी से स्टार्ट कर सकते हैं। सबसे पहले आप एनसीईआरटी, जैसे आपका 11th क्लास की पॉलिटी की एनसीईआरटी है, कॉन्स्टिट्यूशन एट वर्क, वो आप पढ़ें बेसिक अंडरस्टैंडिंग के लिए। 10 चैप्टर्स हैं उसके अंदर। बहुत अच्छी बुक है, बेसिक अंडरस्टैंडिंग आपको पॉलिटी की उससे हो जाएगी। इसी तरह से हिस्ट्री के लिए भी आप 6 से स्टार्ट कर दें एनसीईआरटी। 6, 7, 8 ये बेसिक है। ओवर पास्ट की जो सीरीज है वो बहुत अच्छी है, और उससे भी आपका हिस्ट्री के जो बैकग्राउंड है बहुत अच्छा फाउंडेशन आपका बन जाएगा। आप बेसिकली जान पाएंगे कि मेनली जो 3 BC से लेके 300 मींस जो आपका एंशियंट पीरियड है उसे मॉडर्न तक का आपका बेसिक इवेंट्स का आपके अप्रोच आपकी कंप्लीट हो जाएगी। इसी तरह ज्योग्राफी में आप डायरेक्टली 11th क्लास से भी शुरू कर सकते हैं। 11th और 12th की एनसीईआरटी सफिशियंट है। उसके बाद मेजर इसमें आता है साइंस। साइंस HCS प्रीलिम्स के लिए आप साइंस को मिस नहीं कर सकते हैं। यूपीएससी के पर्सपेक्टिव से तो साइंस इतनी इंपॉर्टेंट नहीं है, वहां पे टेक्नोलॉजी बेस्ड ज्यादा क्वेश्चंस होते हैं, रिसेंटली जो करंट टॉपिक्स रहते हैं। HCS में आपको जो बेसिक साइंस है 6 से 10 तक का, वो भी जरूरी है और रिसेंट भी जरूरी है। बल्कि मैं कहूंगा कि ज्यादा इंक्लिनेशन आपका बेसिक की तरफ होना चाहिए साइंस के मामले में। तो 6 से 10 तक की आप बेसिक एनसीईआरटी जरूर पढ़ें, 5 क्लास की। उससे आपका साइंस का जो बेसिक बेसिक जैसे फिनोमिना है, फोटोसिंथेसिस है, इवेपोरेशन है, स्मेल्टिंग है, रस्टिंग ऑफ आयरन है, इस तरह के जो बेसिक फिनोमिना, जैसे बायोलॉजी के भी फिनोमिना है, जैसे प्लांट से बेसिस डिजीजेज हैं, एनिमल बेस्ड डिजीजेज हैं, जूनोटिक हैं कुछ, तो इस तरह के वाइटामिन्स है, इस तरह के जो चैप्टर्स हैं जो मोस्ट इंपॉर्टेंट है। न्यूट्रिशन वाला चैप्टर है, जैसे वो क्लासिफिकेशन का जो चैप्टर, उससे एक क्वेश्चन जनरली बनता है। तो ये आप सारे 6 से 10 तक का एनसीईआरटी जरूर पढ़े साइंस के लिए। उसके बाद एनवायरमेंट और साइंस टेक्नोलॉजी के लिए तो आप मेनली शंकर आईएएस के कुछ चैप्टर्स पढ़ सकते हैं, जो पहले 5-6 चैप्टर। बट मैं नहीं मानता कि एनवायरमेंट इस एग्जाम के लिए यूपीएससी लेवल का आता है, उतना पोर्शन इसमें नहीं रहता है। और आर्ट एंड कल्चर के लिए आप नितिन सिंघानिया का बुक फॉलो कर सकते हैं, या 11th क्लास का आप पढ़ें जो बुक आता है आर्ट एंड कल्चर का 11th, और उसके 2 पार्ट हैं, वो दोनों जरूर पढ़ ले। बेसिक अंडरस्टैंडिंग आपके वैसे हिस्ट्री से भी हो ही जाएगा आर्ट एंड कल्चर का, जब आप हिस्ट्री की पास सीरीज पढ़ेंगे। तो ये बेसिकली है सर प्रीलिम्स के लिए। एक फाउंडेशन बनाए, उसके बाद चाहें तो एडवांस बुक पढ़ सकते हैं, जैसे पॉलिटी के लिए नितिन सिंह, ये लक्ष्मीकांत। लक्ष्मीकांत हो गया। और इकोनॉमी के लिए खासकर आप इकोनॉमी के लिए क्या करें, इकोनॉमी के जैसे एनसीईआरटी इतना अच्छा बुक नहीं है, बट फाउंडेशन के लिए आप 11th क्लास का एक आता है इकोनॉमिक डेवलपमेंट करके, वो बुक जरूर पढ़ें। उसमें 10 चैप्टर्स हैं, बेसिक अंडरस्टैंडिंग जैसे अनएम्प्लॉयमेंट, डेवलपमेंटल ग्रोथ, पॉवर्टी,
इन सब के जो इन्फ्लेशन, इन सब इश्यूज के बारे में, जैसे 5 ईयर प्लानिंग क्या होती है, और पॉपुलेशन, इन सब जो मेजर इश्यूज हैं, इन सब के बारे में एक बेसिक अंडरस्टैंडिंग बन जाएगी कि इनके मेजरमेंट कैसे होता है, इनके क्या मेजर इशू फेस कर रहे हैं डेवलपमेंट के रिगार्डिंग या ग्रोथ के रिगार्डिंग, और ओवरऑल इकोनॉमी के रिगार्डिंग, मैक्रो इकोनॉमी के रिगार्डिंग। तो ये बेसिक अंडरस्टैंडिंग के लिए 11th क्लास की बुक जरूरी है। उसके बाद आप जैसे 11th 12th का तमिलनाडु बोर्ड का बुक आता है सर, इकोनॉमी के लिए, बहुत ही अच्छा बुक है। मतलब एक बार वो फाउंडेशन के लिए जरूर पढ़ना चाहिए। ये अगर सब पढ़ लेंगे तो मैं मानता हूं कि प्रीलिम्स के लिए लगभग 60% तैयारी हो ही गई है। उसके बाद आता है सर मेन टेस्ट सीरीज। टेस्ट सीरीज के जरूर लगाएं। मैंने तो यूपीएससी अखाड़ा की टेस्ट सीरीज लगाई है, पूरी की पूरी, सारे टेस्ट दिए हैं, बल्कि दो दो बार भी रिपीट करके दिए हैं कुछ टेस्ट। देखो ये टेस्ट सीरीज में सर एक मैं चीज कहूंगा कि ये एक्सपेक्ट ना करें कि यही क्वेश्चन डायरेक्ट बिल्कुल आएगा, बिल्कुल बिल्कुल। बट उसका प्रैक्टिस पॉइंट ऑफ व्यू से देखें, बस अपनी नॉलेज टेस्ट करें और अपने जो लैकुने हैं या जो वीक पॉइंट्स हैं, जैसे मान लीजिए आप साइंस में कम स्कोर कर पा रहे हैं, नियरली इसमें साइंस के कई बार टिपिकल क्वेश्चंस आ जाते हैं। और सर एक प्रीलिम्स में हरियाणा स्पेसिफिक भी रह गया उसमें। अब इस बार जैसे अच्छा खासा पोर्शन आया था, 5-6 क्वेश्चन आए थे, तो हरियाणा की तो अरियंत की एक बुक आती है, बाकी सर के भी नोट्स है, मैंने वो भी पढ़े थे, काफी सफिशियंट है वो सब चीजें। और इकोनॉमिक बजट और इकोनॉमिक सर्वे को जरूर देखें। ये बजट और इकोनॉमिक सर्वे जरूरी है। उसके बाद जो अरिहंत का एक बुक आता है नो योर स्टेट का, वो भी पढ़ सकते हैं, या आपके नोट्स भी सफिशियंट है। इन सब से हरियाणा का कोई क्वेश्चन रुकेगा नहीं। मेनली इसमें ये रहता है कि हरियाणा के जो जैसे डिविजन्स हैं, फिजियोग्राफिक डिविजन्स हैं, ज्योग्राफिकल फैक्टर्स हैं, मानसून हो गया है, क्रॉप पैटर्न हो गया है, इन सबको जो मेजर जो हमारे जैसे गवर्नमेंटल जो स्ट्रक्चर है, इन सबको फोकस करके ज्यादा पढ़ना चाहिए। इन्हीं सबसे जैसे क्वेश्चंस आते हैं। जैसे मैं इस बार बात करूं तो पीटी में लगभग जैसे डिवीजन से क्वेश्चंस आए थे, कौन सा डिवीजन कहाँ पे है, किस स्टेट में ज्यादा वो करता है। और जैसे मैच द फॉलोइंग में कुछ क्वेश्चंस आते हैं, जैसे ये प्लेस कहाँ पे, ये प्लेस कहाँ, तो हिस्टोरिकल प्लेसेस का लिंकेज हमें पता होना चाहिए। वो प्रीवियस पीवाईक्यू को हमेशा साथ रखें। कोई भी करें, चाहे मेंस की तैयारी करें चाहे प्रीलिम्स की तैयारी करें, पीवाईक्यू का जो एक बुकलेट आप बना लें, प्रीवियस ईयर का प्रिंट आउट लेना तो बहुत अच्छा है। उसको जब भी तैयारी करें हमेशा साथ रखें, जब भी खोल के देखना है तुरंत देख ले कि ये टॉपिक रेलिवेंट है कि नहीं जो मैं पढ़ रहा हूँ। हम्म। प्रीलिम्स के लिए सर इतना सफिशियंट रहेगा। और एडवांस बुक के लिए सर के जैसे क्रिस्प नोट्स थे, मैंने वो फॉलो किए थे। मतलब इकोनॉमी के भी जैसे आर्ट एंड कल्चर के कुछ 8-10 पेज के ही हैं। वो मेजर मेजर जैसे क्लासिकल डांस हो गया, इस तरह के जो टॉपिक्स होते हैं उनसे से क्वेश्चंस बनते हैं, इन सब पीसीएस में तो बहुत बनते हैं। तो उनको पिन पॉइंट, मतलब लास्ट टाइम भी बहुत हम अच्छे से रिवाइज कर सकते, जैसे पूरी बुक पढ़ना सफिशिएंट, मतलब बहुत टाइम लगता है उन सब में। तो ये हम कर सकते हैं। पीटी के लिए यही मेरा सुझाव है सर। तो संदीप, पेपर तो देखो आपने बता दिया अच्छी तरह, कॉम्प्रिहेंसिव बता दी कहाँ से पढ़ना है। अब पेपर वाले दिन भी एक बार माइंडसेट बच्चों का पढ़ तो लेते हैं, तो उस माइंडसेट के बारे में कुछ बताना चाहेंगे? क्योंकि कई बार क्वेश्चन डिफरेंट आ जाते हैं, फिर भी हमें अरेंज करना पड़ता है सेट कर। तो पेपर वाले दिन का माइंडसेट में कई बच्चे 5-10 क्वेश्चन ऊपर नीचे वहां कर देते हैं, तो उसमें कैसे मैनेज करें उस चीज को? सबसे पहले तो सर प्रेशर हैंडल करना एक तरह से मतलब आर्ट ही है। वो तो एग्जाम्स दे के ही आएगी। जितने आप प्रीलिम्स में टेस्ट लगाएंगे उससे आपका कॉन्फिडेंस बूस्टअप होगा, ये ट्रूथ है। जितने आप टेस्ट लगाएंगे ज्यादा, उतना ही आपका कॉन्फिडेंस लेवल अच्छा रहेगा। एक और सुझाव है सर छोटा सा, सी सेट को हल्के में ना लें। कई बार जैसे यूपीएससी के कंपैरिजन में एचसीएस का सी सेट थोड़ा हल्का रहता है, लेकिन फिर भी इस बार का जो सी सेट आया था, वो बेशक कुछ क्वेश्चंस रिपीटेड थे, वो अलग बात है, लेकिन सी सेट ठीक था इस बार। जैसे इंग्लिश का पोर्शन उसमें कम था, तो यहाँ पे थोड़ा चेंज वेरिएशन रह सकता है। तो सी सेट को हल्के में ना ले, कम से कम 5 सेट जरूर लगाएं टेस्ट सीरीज से। ये बहुत जरूरी है। उससे आपको ये रहेगा कि एक पेपर के बारे में मैं निश्चिंत हूँ, हाँ। मतलब मुझे उसकी टेंशन नहीं है। वरना क्या रहता है, जनरली जीएस कई बार अच्छा चला जाता है और सी सेट में फिर मार्जिन पे, जैसे जिसका मैथ्स बैकग्राउंड नहीं है, अच्छा नहीं है, अम, जो ह्यूमैनिटीज से बच्चा है, तो उसको प्रॉब्लम हो जाती है, फिर वो मार्जिन पर रह जाता है, 33 गिनता रहता है, 33 बन रहे कि नहीं बन रहे। हाँ। और इंग्लिश में क्या रहता है, कई बार 2-3 क्वेश्चन इधर ओपिनियन बेस्ड रहते हैं, तो उन पे आंसर्स पे, ये भी यूपीएससी में भी सेम स्टोरी रिपीट होती है। तो एक बार उसको 5 सेट तो मिनिमम लगाएं। अगर आप अच्छी प्रैक्टिस करना चाहते हैं तो यूपीएससी के भी पीवाईक्यू सी सेट लगा सकते हैं, उससे तो बहुत ही अच्छा लेवल हो जाएगा।
बस प्रैक्टिस का ही है। सी सेट के लिए कोई स्पेसिफिकली बुक पढ़ना वो सब मैं नहीं मानता इस लेवल पे कोई ज्यादा काम करेगी। पीवाईक्यू जस्ट लगा लें, उससे बहुत अच्छी तैयारी हो जाएगी और कॉन्फिडेंस बिल्डअप हो जाएगा। एग्जाम डे के दिन सर सबसे पहले ये जरूरी है कि हमें ना पेपर की स्ट्रेटजी वाइज उसको करें। मतलब ऐसा नहीं है कि जैसे पहले 5 क्वेश्चन हमें नहीं आए तो हम हड़बड़ा जाएं या हम्म। चिंता में पड़ जाएं। पहले एक बार रफली है ना 2 मिनट सारे पेपर को देख लें। मतलब बहुत कुछ ना करें, मतलब जस्ट उसको पेज पलट पलट के ये देखें और एक दो शब्द पढ़ लें बीच में। अगर पढ़े हुए शब्द आपको लग रहे हैं तो आधा कॉन्फिडेंस तो आपका ऐसे ही बूस्टअप हो जाएगा। मेरी तो सर यही स्ट्रेटजी रहती है कि एक बार मैं ना पेज पलट के सारे क्वेश्चंस को देख लेता हूँ। हम्म। बस नजर घुमा के, जैसे मान लो G20 पे क्वेश्चन है तो मुझे लगा हाँ पढ़ा हुआ टॉपिक है। मुझे लगा कि मान लो बजट पे क्वेश्चन है तो पढ़ा हुआ क्वेश्चन है। एक हरियाणा जीके का मान लो क्वेश्चन दिख गया तो फिर लगेगा यही पढ़ा हुआ है। और पॉलिटी के तो मैक्सिमम क्वेश्चंस ऐसे रहते हैं पीसीएस में जो आपको सबसे ज्यादा कॉन्फिडेंस देते हैं कि ये तो आप कर ही लेंगे, पॉलिटी के स्पेसिफिकली। तो वो सब क्वेश्चंस देख के आधा कॉन्फिडेंस ऐसे ही बढ़ जाता है। फिर पेपर को 2 शिफ्ट में बांट लें आप। सबसे पहले पेपर को आप वो सब क्वेश्चंस करें। स्पीड थोड़ा मैटर रखती है, कई बार अब लेंथी पेपर आने लगा है 2 बार से। तो ये बहुत ही इंपॉर्टेंट है सर, स्पीड मेंटेन करना। क्योंकि पेपर लेंथी आता है, कई बार हम पढ़ ही नहीं पाते हैं और कई बार आसान क्वेश्चन लास्ट के 20 में होते हैं। और हाँ। वो जल्दबाजी में, और वहीं से आपकी मेरिट डिसाइड हो जाती है। जल्दबाजी में आप वहां 3-4 गलती करेंगे तो वहां पे फंस जाएंगे। तो ये इसीलिए मैं कह रहा हूँ कि जल्दी जल्दी एक बार 2 मिनट सारा पेपर देख लें, जिससे आपको ये अंदाजा रहेगा कि आसान सवाल भी इसमें है, मुश्किल भी है, और मेरा कॉन्फिडेंस बूस्टअप हो जाएगा। तो एक पेपर को मैं मानता हूँ सर 1.25 घंटा के अंदर एक रीडिंग हमें कंप्लीट कर लेनी चाहिए पेपर की। जो हम्म। नहीं आता उस पर सर्किल कर लें, जिस पे डाउट हो उस पे क्वेश्चन मार्क मार लें, और जो श्योर शॉट पता उस पर टिक कर लें पेपर में ही, पेंसिल से या पेन से। पहली शिफ्ट में ये काम 1.25 घंटा या 1 घंटा 25-20 मिनट में ये हो सकता है। जो नहीं पता उसको कंप्लीट सर्कल, जो पता उसको डाउट में रख लें। जैसे दो ऑप्शन में नहीं पता, डाउट में रख दे क्वेश्चन मार्क करके। ये स्ट्रेटजी करके नियरली मैं मानता हूँ 50 से 55% पेपर आपको आता होगा अगर आप अच्छे से पढ़ाई करके गए हैं। 50 से 55 आता होगा और आप उनको भर लेंगे ना, आपका और कॉन्फिडेंस बूस्टअप हो जाएगा कि मेरे नियरली 50% बन गए। और गेम 60% के आसपास का ही है 100 में से। सही है। तो मैं तो हमेशा यही करता हूँ, 2 बार मेरा पीटी मार्जिन से ही रहा है। और यही हर बार मैं मानता हूँ कि इस बार भी मेरे मार्क्स 60 के आसपास ही होंगे, कहीं पता नहीं हो तो 2-3 नंबर इधर उधर हो सकते हैं। बट आता लगभग इतना ही है, 70 से ऊपर रेयरली जाते हैं। रेयरली जाते हैं सर, मेरा ऐसा मानना दो चलिए बार ठीक है, से। जो मोस्टली कट ऑफ के जो बच्चे सिलेक्ट भी होते हैं इसी रेंज में रहते हैं, कट ऑफ के हाँ आसपास ही। हाँ। बिल्कुल। तो प्री एक होता सवा है। 1.5 घंटे में आप ये कर लें, उसके बाद आप जो आपने क्वेश्चन मार्क किए थे उन क्वेश्चनों को रिविजिट करें। वो नियरली 20 से 25 में संख्या में होंगे ही होंगे। उनमें फिर आप 2 फेज में उसको कर सकते हैं। एक फेज में जल्दी, जैसे 10 मिनट में तुरंत आपको स्ट्राइक कर जाएगा ऑप्शन एलिमिनेट करके देखें वहां पे। वहां पे सर एलिमिनेशन काम करेगा उन क्वेश्चंस में स्पेसिफिकली जिनमें आप दो जानते हैं। सोचें कि ये हो सकता है कि नहीं, जो नहीं हो सकता उसको हटा के फिर चाहे पता भी है नहीं पता फिर मार दें। थोड़ा रिस्क जरूर लेना चाहिए सर, मेरा ऐसा मानना है। क्योंकि नियरली मान लो जैसे 52 क्वेश्चन ही आपसे हुए, तो फिर आप बहुत डाउट में रहेंगे। अगर आप जनरल कैंडिडेट हैं तो बहुत डाउट में रहेंगे, होगा नहीं होगा। हाँ। तो नियरली मैं मानता हूँ 75 तो अटेम्प्ट करना ही चाहिए इस पेपर में। 75 तो मस्ट है, 70-80 तो होना ही चाहिए। तो इस तरह फेज वाइज आप कर लेंगे, और जो बिल्कुल डाउटफुल आपको आते ही नहीं है, क्वेश्चन सुना ही नहीं है, उसको अटेम्प्ट भी ना करें, मेरा ये सुझाव है। मतलब इसमें ज्यादा गैस नेगेटिव मार्क के चांस हो जाते हैं वहाँ पे। हाँ। के आसपास अटेम्प्ट करें और कूल रहे, मतलब पेपर में फेज वाइज करेंगे बहुत अच्छा रहेगा, उससे ज्यादा बढ़ता रहेगा कॉन्फिडेंस। यही सर प्रीलिम्स के रिगार्डिंग संदीप मेरा। संदीप ने काफी कॉम्प्रिहेंसिव बताया, देखो है ना, आपको बुक लिस्ट बताई, पेपर करने का तरीका बताया। लेकिन संदीप इस बार जो मेन बात थी प्री के बाद मेंस की, इतने कम बच्चों को लिया और आपने उसमें सिलेक्शन भी प्राप्त किया है। तो मेंस के लिए क्या वो स्ट्रेटेजी फाइनल आपको जो प्रॉपर एचसीएस में लेके आएगा सिलेक्शन का, वो मेंस है। तो मेंस के लिए इस बार आपने क्या अलग किया, क्या स्ट्रेटेजी दी, क्या आपको लगता है कि सिलेक्शन हुआ आपका फाइनल मेंस के कारण? तो मेंस के लिए क्या आप बताना चाहोगे आप? सर मेंस के लिए मैं ऑनेस्टली आंसर करना चाहूंगा, क्योंकि देखो प्रीलिम्स के लिए तो मैं कई बार पढ़ा हूँ, मेरे 3rd अटेम्प्ट था। और मैंने कुछ गलतियां भी पहले की, इस बार थोड़ा उनमें सुधार हुआ तो फाइनली सिलेक्शन भी पाया। बिल्कुल। मेंस के रिगार्डिंग मैं मानता हूँ, मैंने जो 2.5 महीना भी बीच में मिले मुझे रिजल्ट के बाद या पीटी के बाद, उसमें मैंने बहुत ही रिगरसली पढ़ाई की है, नियरली 2 बजे तक डेली। और वो आपको भी करनी है, वो 2.5 महीने बहुत मैटर रखते हैं। बट उससे पहले जैसे जो मैंने थोड़ा सा कम कम किया आंसर राइटिंग।
पीटी से पहले मेरा आंसर राइटिंग उतना कॉम्प्रिहेंसिव नहीं था, जो कि एक अच्छे कैंडिडेट को प्रीलिम्स के 2 महीने पहले थोड़ा कर लेना चाहिए। बिल्कुल। उससे आपको ये रहेगा, जैसे आप हिंदी इंग्लिश ना भी पढ़ें तो थोड़ा चलेगा। पीटी से पहले हिंदी इंग्लिश बहुत ही, वैसे तो यहाँ स्कोरिंग भी होता है और क्रूशियल भी होता है इस एग्जाम में, स्पेसिफिकली 1/3 होता है मेंस में, बहुत इंपॉर्टेंट रोल प्ले करता है। और इस बार जो 61 सेलेक्ट हुए हैं और बाकी नहीं हो पाए हैं, उसमें मुझे लगता है जो स्कोर को भी देख के, हिंदी के स्कोर को सर आपने भी देखा होगा, बहुत सारे 7-8 कैंडिडेट तो 33 पे रुके हुए हैं, कुछ के बिल्कुल। 34 हैं। हाँ। मेरे भी 46 है। मैं उम्मीद कर रहा था ऑनेस्टली कि मेरे 55 मार्क्स आ जाएंगे हिंदी में। सर आपको मैं भेजा भी था कुछ हाँ। पेपर्स लिख के हिंदी, यूपीएससी अखाड़ा से मैंने पूरा रिगरसली मेंस आंसर राइटिंग की प्रैक्टिस की है। सारे मैंने लगभग सारे टेस्ट लिखे हैं, हिंदी इंग्लिश के तो सारे लिखे हैं, जीएस के भी 80% टेस्ट लिखे हैं। और ऑप्शनल के लिए मैंने मैथोक्रेट का टेस्ट सीरीज ज्वाइन किया था दिल्ली से, मैथ्स के लिए यूपीएससी का ही टेस्ट सीरीज किया था मैंने, और उसके भी बहुत सारे टेस्ट लिखे थे। वैसे मैथमेटिक्स तो मेरा बैकग्राउंड भी है, मेरी बीएससी मैथमेटिक्स ऑनर्स एमएससी आईटी कानपुर से, ये मैं सब मेरा मैथ्स से पढ़ाई हुआ है। तो मैथ्स के बारे में मैं डे 1 से कॉन्फिडेंट था। बाकी समय थोड़ा कम मिला तो प्रैक्टिस कम हुई। इस बार वैसे एग्जाम थोड़ा सा इजी भी था मैथ्स का, तो मैं थोड़ा सा अपने रिग्रेट भी फील कर रहा हूँ कि मैं 150 क्यों नहीं स्कोर कर पाया। और टाइम मैनेजमेंट बस, क्योंकि बहुत कम समय मिला और टाइम मैनेजमेंट उतनी प्रैक्टिस नहीं हुई, वरना 150 बच्चों के हुए भी हैं सर, कई अपने कलीग हैं तो उनके स्कोर हुए हैं। और मेरे 26 आने का भी यही रीजन है कि मैथ्स में और जीएस में मैं काफी इंप्रूव कर सकता था, मुझे खुद फील होता है। हिंदी इंग्लिश ठीक था, जितनी मैंने तैयारी की वहां अच्छा परफॉर्म भी किया, जीएस और ऑप्शनल में मैं कर सकता था, हम्म। खासकर जीएस। तो मैं आंसर राइटिंग के रिगार्डिंग स्पेसिफिकली ये कहना चाहूंगा, पीटी से पहले कुछ आंसर राइटिंग जैसे कर लें, पीवाईक्यू देख लें एक बार मेंस के, कि इन किन फेज, जैसे है ना एचसीएस की उतनी कॉम्प्रिहेंसिव नहीं चाहिए होता है, यूपीएससी की तरह कॉम्प्रिहेंसिव आंसर राइटिंग नहीं चाहिए होती है। आप टॉपिक्स देख लें, जैसे इसमें मेनली रहते हैं हिस्ट्री के क्वेश्चंस रहते हैं, इकोनॉमी के क्वेश्चंस रहते हैं, पॉलिटी के रहते हैं, गवर्नेंस के रहते हैं, इंटरनेशनल रिलेशन के रहते हैं, ये कोर एरियाज हैं। तो कोर एरियाज की आंसर राइटिंग और ज्योग्राफी जैसे कोर एरियाज की आंसर राइटिंग पे रोज 2 क्वेश्चंस भी लिखने से मुझे लगता है काम चल जाएगा। प्रीलिम्स से पहले 2 ही लिखें चाहे एक ही लिखें, लेकिन 40% आंसर राइटिंग पीटी से पहले ही कर लेंगे तो बहुत ज्यादा अच्छी, एक पॉजिटिव आपको फीलिंग आएगी कि हाँ हाँ मैंने कुछ आंसर राइटिंग कर रखी है मेन कुछ। है, क्रक्स है ये यूपीएससी और जो एचसी, तो प्री से पहले जो लिख लेता है वो कॉन्फिडेंट फील करता है और एक रैंक ऊपर आने के चांस हो जाते हैं उसके। हाँ, और सर जो पीटी का रिजल्ट आने के बाद स्पेसिफिकली एक ऐसा शेड्यूल बना लें, जैसे मुझे रोज 3 घंटे लिखना ही लिखना है। हाँ सही है। ये शेड्यूल बहुत ही इंपॉर्टेंट है, मैंने यही बनाया और मुझे लगता है मेरे लिए बहुत वर्क किया है ये। वरना मैंने पर्सनली बताऊं सर, मैंने बहुत कम आंसर राइटिंग की है, खासकर जीएस की, और वही रीजन है कि मेरा स्कोर थोड़ा सा उसमें कम भी है। बाकी अगर मैं पहले करता तो मुझे यही रिग्रेट, यही वीकनेस मैं दूसरों को बताना चाह रहा हूँ सर, कि वो जो 40% जो पहले करते हैं पीटी से, हाँ। वो जो कॉन्फिडेंस बिल्ड होता है जिससे, वो कर लेंगे बच्चे और पीटी के बाद करेंगे तो बहुत अच्छा रहेगा। एक टेस्ट सीरीज जरूर ज्वाइन करें, यूपीएससी अखाड़ा की बहुत अच्छी टेस्ट सीरीज थी, काफी इसमें इवेल्युएशन भी काफी अच्छा था। और पॉइंट वाइज जैसे आपको मार्क्स मिलते थे, इंट्रोडक्शन के अलग से मिलते हैं, जो कोर रहता है, मेंस पार्ट रहता है आंसर का, कंक्लूजन का अलग से देखते हैं। और आपको जैसे वीडियो मैसेज के थ्रू भी आपके जो वीक पॉइंट्स हैं या जो जो टॉप पे आपको लिख के बता देते हैं कि आपने इंट्रो में इंप्रूव करना है, आपने फैक्ट्स डालने हैं, आपने डायग्राम नहीं बनाया है, आपने कंक्लूजन इस तरह से लिख सकते हैं, कोई पॉजिटिव सुझाव दे सकते हैं, इस तरह के भी आपको पॉइंट्स मिलते हैं कि आप ये इंप्रूव कर सकते हैं, जो कि एक बहुत ही अच्छी बात है और वो करना चाहिए। तो मेंस आंसर राइटिंग के लिए 3 या 4 घंटे का ऐसा शेड्यूल बनाएं, जिसमें 1 घंटा इंग्लिश 1 घंटा हिंदी जरूर लिखें। हिंदी और इंग्लिश ये बहुत ही क्रूशियल है, इस बार का रिजल्ट उन सबसे बहुत प्रभावित हुआ है, और इसको हल्के में ना ले। वैसे भी अगर सोचा जाए एचसीएस का मेंस के बारे में, तो 3 डिवीजन है इसके, हिंदी इंग्लिश एक, एक जीएस और एक ऑप्शनल। ऑप्शनल बहुत हद तक रैंक डिसाइड करता है, इस बार के रिजल्ट में भी साफ दिखाई दे रहे हैं। मैथ्स के बच्चों के बहुत अच्छे मार्क्स आए हैं, तो टॉप 5 में 4 रैंक मैथ्स की हैं। बिल्कुल दिख रहा है सर रिजल्ट में ही, मैं तो खुद देख पा रहा हूँ। और हिंदी और इंग्लिश में भी जिन्होंने अच्छे स्कोर किए हैं वो टॉप रैंक में है। जीएस तो नो डाउट 1/3 है, उसमें तो आंसर राइटिंग मैटर करती ही है, बट ये नहीं कह सकते कि हिंदी इंग्लिश और ऑप्शनल को हम हल्के में ले लेंगे। सही बात है। यूपीएससी से थोड़ा सा डिफरेंट है इसकी आंसर राइटिंग, और इसको 3 फेज में बांटें, तीनों को इक्वली टाइम दें,
हिंदी इंग्लिश को बहुत ही एक बार डेप्थ में सारे सिलेबस को कंप्लीट करें, पीवाईक्यू से देख के कंप्लीट करें टॉपिक वाइज। जैसे मान लो समानार्थक शब्द हैं, विपरीतार्थक शब्द हैं, मुहावरे हैं, लोकोक्तियां हैं, गद्यांश है, पद्यांश है, ट्रांसलेशन है, लेटर राइटिंग है। इन सब के जैसे मैंने क्या किया था सर कि कुछ ना नोट्स बना लिए थे 30-35 पेज के। ठीक है। उससे एक तो मेरी हिंदी लिखने की प्रैक्टिस सही होगी। हाँ। हिंदी लिखने में बड़ी दिक्कत होती है सर, मात्राओं की गलती होती है। और ऐसे राइटिंग, जैसे ऐसे 30 नंबर का आता है, बहुत क्रूसियल है, 1/3 है पेपर का। तो 5-6 ऐसे तो जरूर लिख के देखने चाहिए। जैसे मैंने G20 हो गया, मिलेट्स हो गया, वीमेन इश्यूज हो गया, अनएम्प्लॉयमेंट हो गया, इन सब पे एक एक ऐसे लिख के देख लिया था। 5-6 से 3 तो अपनी टेस्ट सीरीज में ही लिख लिए थे, हाँ। 2 और अलग से लिख लिए थे। तो उन सब से बहुत अच्छा कॉन्फिडेंस बिल्डअप हो गया। और मैंने बहुत अच्छा वहां पे वीमेन पे ऐसे लिखा था, रोल ऑफ वीमेन इन डेवलपमेंट। तो ये अच्छा रहता है। इसी तरह इंग्लिश का जैसे एंटोनियम, सिनोनियम, ग्रामर, ग्रामर पे बहुत फोकस करें। यहाँ पे ग्रामर ऐसा पोर्शन है सर जिस पे मार्क्स आते हैं, मतलब वहां मार्क्स कटने की बहुत कम संभावना होती है। जैसे ऐसे हो गया है, पैराग्राफ हो गया है, इन सब पे कुछ मार्क्स कट जाते हैं। लेकिन ग्रामर में आपको मार्क्स मिलते हैं, वो स्कोरिंग है। और 1/3 आती है नियरली ग्रामर, हिंदी में भी और इंग्लिश में भी। तो ग्रामर को स्पेसिफिकली एक कॉपी बना लें जिसमें टॉपिक वाइज आप प्रैक्टिस कर लें। जैसे नरेशन का प्रैक्टिस कर लें, वॉइस का इसका कर लें प्रैक्टिस, फिल इन द ब्लैंक्स का कर लें। थोड़े थोड़ा टाइम लगता है, वो 10 दिन में ही सब कवर हो जाता है। उसके बाद बस आंसर राइटिंग करें। और ऑप्शनल को स्पेसिफिकली आपको कॉम्प्रिहेंसिवली सिलेबस खत्म करना है, और उसकी टेस्ट सीरीज जरूर ज्वाइन करनी है। बहुत सारे टेस्ट तो यूपीएससी अखाड़ा पे ही अवेलेबल है, बहुत सारी मेंस की। बट मैथ्स की स्पेशली यहाँ नहीं थी, तो मैंने दूसरी जगह ज्वाइन किया था। और सर ने भी काफी वहां भी अच्छा सपोर्ट किया। और विनय सर से तो मुझे पर्सनल गाइडेंस मिली है। एवरी टेस्ट पे इनका अच्छा रिस्पॉन्स आता था कि संदीप ये कमी, इसको थोड़ा इम्प्रूव कर लो, बहुत अच्छा है। उससे बहुत ही पॉजिटिव फीलिंग आती है कि देखो सर बता रहे हैं कि यहाँ बस छोटा से लेकुन है, इसको इम्प्रूव करने से ही हो जाएगा बस। तो वहां पे एक इतना अच्छी फीलिंग आती है कि सर पर्सनली कनेक्ट है मुझसे और बता रहे हैं कि यही कमी रहेगी। यही टीचर का रोल होता है सर, जो आपने बहुत ही अच्छी तरीके से निभाया है मेरे साथ, हम और हम सब के साथ ही जो भी कोचिंग से जुड़े हुए थे। ये सब मेंस के लिए सर, मेरा ऐसा मानना है। हिंदी और इंग्लिश में आपने तो अच्छा हुआ बुक्स पढ़ के और नोट्स बना लिए, तो काफी एक्सपीरियंस को मैं देख रहा हूँ, ये दिक्कत आ रही है काफी हद तक मैंने सोल्व भी किया। मैंने खुद एक बुकलेट बनाई बच्चों के लिए हिंदी और इंग्लिश की, ताकि वो बच्चों वो लास्ट मिनट पे मैंने भी पढ़ी थी सर। अच्छा। वो आपने इस बार बहुत लास्ट मिनट पे शेयर की थी, जस्ट वो 2 दिन तैयारी लास्ट में पहले हुई थी शायद। संदीप, ताकि हाँ हाँ, वो बहुत ही यूजफुल है, बहुत ज्यादा यूजफुल है। उसको पहले दिन से ही डाउनलोड कर लें कैंडिडेट। बुक रखें साथ में। जैसे हिंदी के लिए सामान्य हिंदी की राघव प्रकाश की बुक आती है, ठीक है। इंग्लिश के लिए भी एसपी सिंह का एक ग्रामर का बुक आता है, वो ले सकते हैं, या पैरामाउंट का ले सकते हैं, किसी भी कोचिंग का। और वैसे आपका वो जो दोनों में है वो बहुत यूजफुल है। उसको पहले दिन से ही प्रिंट बना लें। जैसे कुछ ज्यादा पेज की नहीं है, मुझे लग रहा है 10-12 पेज क्योंकि की ही है मेरी वो। अप्रोच भी यही थी जो आपने कहा था ना, कि मेरे को पता कि भाई 10 लेटर के फॉर्मेट दे दो, 10 ट्रांसलेशन, तो बच्चों के दिमाग में चीजें हो जाए जो एग्जाम से रिलेटेड है। तो वो मैंने और बहुत सर ही एक हाईली क्वालिफाइड फैकल्टी से करके उसमें टाइम इसलिए लगे प्रूफ रीडिंग, और हमें बहुत कंसाइज करना था चीजों को, टाइम वेस्ट नहीं करना था, बहुत रेलिवेंट। तो वो एक अच्छी स्ट्रेटेजी रहती है कम टाइम में ज्यादा करने वाली। बिल्कुल सर, ये बहुत मैटर करता है। हिंदी इंग्लिश कई मामलों में जैसे रैंक डिसाइड कर देती है। जब अगर आपको हाँ। टॉप में आना है, तो हिंदी इंग्लिश के जैसे जिसके भी 50 से ऊपर मार्क्स हैं दोनों में, और जीएस में अच्छे हैं, तो वो भी अच्छी रैंक यहाँ पे पाया है एचसीएस में। और ऑप्शनल अगर बहुत अच्छा स्कोरिंग है तो फिर वो टॉप पे ही है, वो दिख ही रहे हैं। तो हर चीज मैटर करती है यहाँ पे। ये नहीं कह सकते कि जीएस ही पढ़ने से काम चल जाएगा, ऑप्शनल ही बिल्कुल पढ़ने से काम चल जाएगा। ऑप्शनल तो बहुत ही ज्यादा डिसाइडिंग है। और सबसे अच्छी बात एचसीएस में एक और बात है, स्केलिंग नहीं होती है। तो आपको ऑप्शनल अगर स्कोरिंग है तो बेनिफिट मिलता है। जैसे इस पेपर में भी साफ दिखाई दे रहा है, मैथ्स को बेनिफिट मिला है मैथ्स, एज फिजिक्स, कम्पेयर टू अदर। सोशियोलॉजी बाकी ठीक है, मतलब इस बार के। हाँ। किसी को भी हल्के में नहीं ले सकते सर, क्रक्स हाँ। यही है कि नहीं नहीं। हिंदी, और स्पेसिफिकली हिंदी को लेके, क्योंकि इंग्लिश तो हम लोगों की पढ़ के बहुत अच्छी हो ही जाती है, उसको कर कॉमन ही वर्ड लेते हैं। है संदीप ना तैयारी का ना, बैलेंस, एक बैलेंस वर्ड होता है, तो वो और हमेशा बैलेंस में रेगुलर। देखो, प्रायोरिटी हिंदी को देनी ही है सबसे बिल्कुल। पहले। पीटी का रिजल्ट आते ही हम्म। आपको 10 दिन के अंदर नोट्स बना लेने हिंदी के। मतलब जैसे 3 पेज पे आपने अनेक शब्दों के लिए एक शब्द, 3 पेज लगते हैं, 300 शब्द लिख लो। बस। 300 से आपको कॉन्फिडेंस बिल्डअप हो जाएगा, सारे शब्द लिखने आ जाएंगे, मात्राओं की गलती सही हो जाएगी। बस इतना सा काम है सर, 10 दिन की मेहनत है।
10 से 15 दिन मुश्किल से, फिर उसको रिवाइज करते रहो, टेस्ट लिखो बस। मैं मानता हूँ मिनिमम 5 टेस्ट हिंदी के लिखने चाहिए सर। अगर 5 टेस्ट आपने खुद से हिंदी के लिख लिए ना 3-3 घंटे, फिर पार है, फिर कोई दिक्कत नहीं आएगी। 5 टेस्ट इतना कॉन्फिडेंस देते, मैंने तो 3 ही लिखे थे सर। हाँ 3 से ही मुझे इतना कॉन्फिडेंस आ गया था कि बहुत बहुत ज्यादा। 5 टेस्ट मोर देन इनफ है। ठीक है संदीप, प्री का हो गया, मेंस का। फाइनली कई बार इंटरव्यू भी पर्सनल गाइडेंस जो होती है, उसमें भी इंटरव्यू पर्सनल टेस्ट होता है आपका, वो भी आपकी रैंक डिसाइड करता है ना। तो जब बच्चा प्री मेंस करता है तो फाइनली इंटरव्यू के लिए आपने क्या किया और क्या सजेशन है आपके जो करना चाहिए बच्चे को, ताकि मैं मानता हूँ कि एक बच्चे के नंबर है 35, एक क्या 55, तो वो भी एक बहुत बड़ा फैक्टर है। बिल्कुल सही बात है सर। इंटरव्यू भी कई मामलों में रैंक डिसाइड करता है। अगर आपके बिल्कुल मार्जिन पे मार्क्स हैं, सबके इक्विवेलेंट से मार्क्स आते हैं जनरली। इस हाँ बार जो रेंज रही है मेंस के मार्क्स की, जो रेंज रही है वो नियरली 270 से 300 के बीच में ही रही है लगभग सबकी। किसी के 310 के आसपास हैं वो 2-4 कैंडिडेट बस। मेन ये 20 मार्क्स के आसपास ही रही है। तो इंटरव्यू वास्तव में तो सर एक रिफ्लेक्शन है खुद की पर्सनैलिटी का ही। तो जितना हो सके खुद को प्रिपेयर करें, मतलब खुद से सवाल पूछें कि मैंने पिछले 3 से 4 साल में क्या किया है। जैसे मैंने कहीं काम किया, तो मैं मेरे से जो 20-30% सवाल थे उस काम के बारे में ही थे जहां मैंने वर्क किया। फिर मैं अभी क्या कर रहा हूँ इस सब के बारे में। फिर आप जैसे जो आपका बैकग्राउंड है स्पेसिफिकली, जैसे मेरा मैथमेटिक्स बैकग्राउंड है तो इस बारे में भी आपसे सवाल हो सकते हैं। और इंटरव्यू को इस तरह से नहीं पढ़ना चाहिए कि ये फैक्ट याद कर लें वो फैक्ट याद कर लें। इस तरह से मतलब रटने जैसा कोई सिस्टम नहीं है। खुद जैसे शीशे के सामने 2-4 बार बोल के देखे आपका रिफ्लेक्शन कैसा आ रहा है, आपकी जो चेहरे पे एक्सप्रेशन है वो कैसा रहा है, उन सब पे वर्क करने की जरूरत है। और मॉक इंटरव्यू एटलीस्ट 2 तो जरूर अटेन करें। जैसे मैंने भी यूपीएससी अखाड़ा पे धीरज सर ने और हिना मैम ने काफी हेल्प की, मेरे से अच्छे सवाल पूछे। इंटरव्यू तो वैसे ऑनलाइन ही हुआ था, उसमें भी इंटरप्शन रहा, बट उससे मुझे काफी हेल्प मिली कि किस तरह के क्वेश्चंस हो सकते हैं। आप जैसे इसमें सिचुएशनल बेस्ड क्वेश्चंस पूछ सकते हैं आप एज ए एसडीएम, आपके एरिया में ये प्रॉब्लम चल रही है, कोविड फैल रहा है तो आप क्या करेंगे, मींस डेंगू का प्रकोप है तो क्या करेंगे, एज ए एडमिनिस्ट्रेशन लॉ एंड ऑर्डर की प्रॉब्लम होगी तो क्या करेंगे, स्कूलों में रिटेंशन, जैसे मेरे से स्पेसिफिकली सवाल पूछा गया है स्कूलों में रिटेंशन के रिगार्डिंग की, रिटेंशन के लिए आप क्या पॉलिसी अपनाएंगे, किस तरह सब स्टेक होल्डर्स को, या जैसे इन जनरल कोई सोसाइटी में प्रॉब्लम चल रही हो, जैसे अभी G20 हुआ, या सोसाइटी में अभी रिसेंटली जैसे स्टूडेंट सुसाइड केस जैसे कोटा में, दिल्ली में, या हायर एजुकेशनल इंस्टीट्यूट्स में स्पेसिफिकली IITs IIMs में। तो ये सवाल मेरे से पूछे गए थे इंटरव्यू में कि आपका बैकग्राउंड इस तरह से पढ़ाई के क्षेत्र में रहा है, स्टूडेंट्स सुसाइड कर रहे हैं, तो उसमें आपसे बहुत सुझाव मांगते हैं। तो वहां पे बैलेंस व्यू रखना सबसे इंपॉर्टेंट बात होती है कि आप किस तरह से करेंगे। जैसे उन्होंने मेरे से पूछा सर कि पेरेंट्स का, मैंने बोला पेरेंट्स भी बहुत हद तक मदद कर सकते हैं, काउंसलिंग सेंटर्स खोल सकते हैं, वहाँ स्ट्रेस फ्री एनवायरनमेंट प्रोवाइड कराना होगा। स्टूडेंट्स को केवल एजुकेशन या एकेडमिक इन सब पे फोकस ना करके वहाँ पे एक्स्ट्रा करिकुलर एक्टिविटीज के लिए फैसिलिटीज डेवलप करने की जरूरत है। और पेरेंटल सपोर्ट बहुत जरूरी है। तो बोले पेरेंट्स तो घर रहते हैं वो कैसे सपोर्ट करेंगे, मीन्स इस तरह से क्रॉस क्वेश्चनिंग हो सकती है उस समय आपको। जैसे मैंने पर्सनल एग्जांपल दिया सर मेरे भतीजे का या गांव से, तो वो मुझे लग रहा है काफी अच्छा फील मेरे को भी हुआ कि उनको पता है कि इसने हाँ हाँ इस तरह से कुछ किया है। मीन्स उसमें जैसे आइडेंटिटी रिवील ना करके जैसे इस तरह से बता सकते हैं सर हाँ मेरे भी गांव से या मेरे ही शहर से इस तरह बच्चे तैयारी कर रहे हैं, तो उनको सर पेरेंट्स से बात करके शाम में आधा घंटा बहुत अच्छा फील होता है। और वो उससे मोटिवेटेड फील करते हैं। मार्क्स ना पूछ के उनकी इम्प्रूवमेंट के बारे में पूछा जाए, इस तरह की बातें करें कि आपके मार्क्स कितना है वो मैटर नहीं है, आपने पिछले से इम्प्रूव कितना किया। इस बार आपने जैसे ये पूछें कि पिछली बार आपने 200 में से 120 क्वेश्चन अटेम्प्ट किए, तो इस बार आपने 140 अटेम्प्ट किए, या मैं इस बार 4 टॉपिक पढ़ के रखा हूँ, इस तरह की बातें उनको काउंसलिंग करें। और कैरियर को लेके डाइवर्सिफिकेशन की जरूरत है, इस तरह के पॉइंट्स भी बोल, तो मीन्स आप एक बैलेंस व्यू रखना बहुत ही जरूरी है हर ओपिनियन में। जैसे मेरे से बहुत तरह से ओपिनियन बेस्ड ही था मेरा सारा इंटरव्यू, यूसीसी के बारे में, क्रिमिनलाइजेशन ऑफ पॉलिटिक्स के बारे में, फ्रीबीज के बारे में, मोरल पॉलिसिंग के बारे में, स्टूडेंट सुसाइड के बारे में, और कोविड के बारे में, बहुत सारे सिचुएशनल बेस्ड क्वेश्चंस थे। या जैसे स्टेम सब्जेक्ट्स के रिगार्डिंग दूसरे सब्जेक्ट को अहमियत कैसे देंगे, क्या करने की जरूरत है,
तो इस तरह से लगभग मेरा सारा का सारा इंटरव्यू एक दो मेंबर को छोड़ के लगभग ओपिनियन बेस ही था, और उस पे इस तरह की क्रॉस क्वेश्चनिंग। तो ये इन सब मुद्दों को प्रिपेयर करने की जरूरत है, जो रिसेंटली चल रहे हो या पिछले एक दो साल में हाईलाइटेड रहे हो, उन पे अपना ओपिनियन बनाए, उसको बोल के देखें कि आपको खुद कैसा फील हो रहा है, क्या आप जो क्रक्स है वो बता पाए कि नहीं। जैसे यूसीसी के बारे में प्रोज लिख लें एक पॉइंट, कॉन्स लिख लें, फिर उसके बाद वो जरूर डेफिनेटली पूछेंगे ये लागू होना चाहिए कि नहीं होना चाहिए, मेरे से भी पूछा गया है। तो उसमें भी हम स्ट्रेट फॉरवर्ड ऐसे नहीं बोल देंगे कि लागू होना ही चाहिए, जैसे सर ने सबने बताया कि आप बैलेंस रखिए, तो वो वहां पे काम आता है। जैसे मैंने बोला कि जरूर सर कुछ मुद्दों पे लागू होना चाहिए, जैसे इनहेरिटेंस के मामले में, मैरिज एज के बारे में एक कंसेंसस बनना चाहिए सब स्टेक होल्डर्स के बीच में, ये पॉइंट इसी तरह से रखा, तो उनको भी लगा हाँ ठीक है। लास्ट में जैसे जिस तरह से एक अप्रोच होती है, मतलब प्रेजेंटली अप्रोच दिख रही है कि सोसाइटी में एक कंसेंसस की जरूरत है। जैसे वीमेन हेल्थ को लेके अगर मैरिज एज एक यूनिफॉर्म रहेगी तो उससे बहुत सारे बेनिफिट्स होंगे। इनहेरिटेंस के मामले में लीगल डिस्प्यूट्स कम होंगे, अगर सारी चीजें जैसे सबको अधिकार मिलता है तो उससे भी बहुत अच्छा, डेवलपमेंटल पैरामीटर्स काफी अच्छे रहेंगे। और भी बहुत सारे मामले हैं जिनसे अगर यूनिफॉर्मिटी रहेगी तो अच्छा रहेगा, लेकिन कई मामलों में अगेंस्ट भी हो सकते हैं, तो वो भी हाईलाइट हमें करने हैं। तो बैलेंस लेके हर मुद्दे पे हमें चलना चाहिए, ठीक और है संदीप, ओपिनियन जरूर बनाएं हर मुद्दे के बारे में अपने डेवलपमेंट के रिगार्डिंग। जैसे काफी कॉम्प्रिहेंसिव आपने बता दिया प्री। ज्यादा हो गया सर? हाँ नहीं नहीं, मैं यही एक्सपेक्ट कर रहा था आपसे, क्योंकि जब इंटरव्यू की तैयारी कर तब भी आप बहुत ठहराव से, मैं ये बोलता था एक ठहराव है समझाने का तरीका, है ना। इसीलिए मैंने आपको कहा कि आप बताओ बच्चों को बुक लीजिए पूरी चीजें। 47 मिले हाँ। मुझे अच्छा ही लगा क्योंकि दो तीन क्वेश्चंस के जैसे कुछ हवा के भी क्वेश्चंस थे, जैसे मैथ्स बैकग्राउंड था तो उन्होंने टिपिकल क्वेश्चंस पूछे, हाँ ट्रांसमिशन फैक्टर क्या होता है, वहां मैं गैस नहीं करना। हाँ ये बहुत ही जरूरी बात है सर इंटरव्यू में, आपको गैस या ब्लफ नहीं करना है पैनल को, वो बहुत एक्सपर्ट्स होते हैं, नियरली 60 के आसपास के होते हैं सब, बहुत एक्सपीरियंस होता है उनका, वास्ट एक्सपीरियंस, पब्लिक लाइफ नियरली 30 ईयर्स। तो आप ब्लफ नहीं कर सकते हैं डेटा के साथ भी नहीं। और एक क्वेश्चंस को पूरा सुने, जैसे मुझे भी सुझाव दिया गया था शुरू में कि आप बोलते बहुत ज्यादा है, मतलब जैसे मैं एक दो एक्सपर्ट से और मिला सर, तो उन्होंने बताया कि मैथ्स का बैकग्राउंड में प्रॉब्लम होती है और आप तो टीचिंग भी कर चुके हैं, तो आप सुनने से पहले थोड़ा बोल देते हैं, और मैं फील खुद भी करता हूँ ये चीज। तो मैंने वहाँ इंटरव्यू में बड़ा ध्यान रखा सर इस पॉइंट का, और मुझे बहुत मदद मिली इसकी। बल्कि मैंने 1 सेकंड का हर मेंबर के क्वेश्चन के बाद पॉज लिया, और ये चीज मुझे बहुत ही अच्छी लगी। 1 सेकंड उनका क्वेश्चन कंप्लीट हुआ, फिर मैंने स्टार्ट किया, और उन्होंने बहुत ध्यान से सुना। जब मैं रुक गया फिर उनका क्रॉस क्वेश्चन आया फिर से कुछ। ये चीज बहुत मैटर रखती है, क्योंकि कई बार हम जैसे सुन नहीं पाते, जैसे वो कुछ पूछते हैं हम तुरंत बोलना स्टार्ट कर देते हैं, तो उससे बैड इंप्रेशन पड़ता है। बिल्कुल। सुनना बहुत जरूरी है, मैंने इस पे वर्क किया थोड़ा सा, मुझे बहुत अच्छा फील हुआ और काफी अच्छे मार्क्स भी मुझे मिले, हाँ और इस पॉइंट के रिगार्डिंग तो काफी मदद मिली। और मॉक इंटरव्यू से काफी हेल्प होती है, यूपीएससी अखाड़ा पे भी मैंने मॉक इंटरव्यू अटेंड किया है। बढ़िया। नहीं संदीप, सब अच्छा ही रहा, प्री मेंस फाइनल इंटरव्यू भी आपके अच्छे मार्क्स हैं, और ये रैंक आपकी 26 आई है। अब लास्ट एडवाइस जो बिल्कुल आप चाहते हुए तरीका हमने बता दिया, कुछ चीजें डिस्कस कर ली, एक एडवाइस फाइनल जो एस्पिरेंट्स हैं, नए बडिंग एस्पिरेंट्स हैं, उनके लिए आपके एडवाइस दोगे आपकी तरफ से? सर सबसे पहले मैं यही कहना चाहूंगा, अगर आपने एक कैरियर चुना है तो डेडिकेटेड होके तैयारी करिए। अगर आप वर्किंग भी हैं तो स्पेसिफिकली टाइम निकालिए, 5-6 घंटे रोज, मिनिमम 6 घंटे तो रोज की प्रक्रिया है ही ये। उसके बाद अपना फिक्स शेड्यूल बनाइए, और उसके बाद थोड़ा कूल रहिए, मतलब ऐसा नहीं इसको प्रेशर लेके, क्योंकि प्रेशर से सिस्टम बिगड़ सकता है। कूल होकर रोज पढ़ाई करिए, कॉन्फिडेंट रहिए, टेस्ट सीरीज ज्यादा से ज्यादा लगाइए जिससे आपका कॉन्फिडेंस बिल्डअप हो। अपनी नॉलेज को चेक करते रहिए जिससे आपको अपने लूप होल्स पता रहेंगे। और दूसरा ये सर, हो सकता है आपको एक बार सक्सेस ना भी मिले, 2 बार भी ना मिले, बट परसिवरेंस इज द मोस्ट इम्पोर्टेंट थिंग। परसिवरेंस अगर आप फॉलो करेंगे, मींस असफलता के बाद भी लगे रहेंगे, तो काफी अच्छा रहेगा। और वही आपको जब, और ये जर्नी ही है, जर्नी को आप पॉजिटिवली जिए, मतलब जर्नी को एंजॉय करिए। जर्नी आप लास्ट में भी यही फील करेंगे कि बहुत अच्छी जर्नी थी मेरी प्रिपरेशन की, 1 साल की भी हो सकती है, 2 साल की भी हो सकती है। और जो फ्रेश कैंडिडेट्स जो प्रिपेयर करना चाहते हैं सिविल सर्विसेज के लिए,
वो भी अपने एनसीईआरटी से स्टार्ट करें और अपना एक इंटरेस्ट डेवलप करें जीएस के रिगार्डिंग की कल को मैं एडमिनिस्ट्रेटर बनता हूं तो मैं ये सोसाइटी में ये प्रॉब्लम फील हो रही है। मीन्स एक अपना जो एटीट्यूड होता है उसको भी माइंडसेट को थोड़ा चेंज करने की जरूरत है, क्योंकि अगर हम एडमिनिस्ट्रेशन के बारे में नेगेटिव माइंडसेट से पढ़ाई करेंगे तो वो भी कई बार इफेक्ट कर सकती है। बिल्कुल मतलब एडमिनिस्ट्रेशन में आना है आपको, कल को तैयारी कर रहे हैं तो एडमिनिस्ट्रेशन के बारे में थोड़ा सोचना भी स्टार्ट करें, कल को ये पॉजिटिव चीज हो सकती है या ये पॉजिटिव हो रहा है, इसको मैं अपने आंसर्स में कोट करूंगा। तो उन चीजों के बारे में थोड़ा थोड़ा मतलब पॉजिटिव एंगल बनाना स्टार्ट करना जरूर चाहिए। बाकी तो यही है सर कि बेस्ट विशेस फॉर एवरी एस्पिरेंट जो भी तैयारी करे, और अपनी तैयारी में पूरा फोकस करके ही तैयारी करनी चाहिए। ऐसे ढीला छोड़ देंगे तो फिर अगली बार करना पड़ेगा कुछ। जैसे मैंने थोड़ा राइटिंग के रिगार्डिंग थोड़ा छोड़ा तो इस तरह तो लगे जब पूरा डेडिकेटेड एफर्ट अपना दें, 100% दें। मेरा तो यही कहना है। बिल्कुल संदीप, काफी अच्छा लगता है ऐसे स्टूडेंट जो हमसे प्री में जुड़े हैं, मेंस में भी, पर्सनल टेस्ट में पूरे टाइम संदीप हमारे साथ ही थे, तो उनको फिर सक्सेस मिलती है तो हमें भी कॉन्फिडेंट रहता है कि हम चलो ठीक ट्रैक पे जा रहे हैं। ये है। तो बाकी ठीक है संदीप, है ना। विश करते हैं कि आप आगे और इम्प्रूव करो चीजों को और प्रोस्परस करियर हो आपका लाइफ में। थैंक यू वेरी मच फॉर थैंक यू सो मच। गाइडिंग एंड थैंक यू फॉर द ज्वाइनिंग। थैंक यू सर, गुड नाइट। ओके, थैंक यू।